Welcome to Nurse's Doubts. We're so glad you're here to learn with us. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल नर्सेस डाउट में। तो प्रीवियस क्लास में हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? तो ये एक्टिव केमिकल्स है, एक्टिव केमिकल्स जो कि कैरी करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और ये अपने बॉडी के जितने भी कंपार्टमेंट है, फ्लूइड कंपार्टमेंट, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन में। तो अब बात करते हैं मेजर कैटायंस कौन कौन से रहेंगे। मेजर कैटायंस एंड मेजर एनायंस। ठीक है, तो कौन कौन से इसके बारे में देखते हैं अपन। तो जो कैटायंस है उसमें सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम एंड जो रहेगा हमारा हाइड्रोजन आयंस। ये हमारे मेजर कैटायंस है। अब मेजर एनायन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में क्लोराइड, उसके बाद बाइकार्ब और साथ ही फॉस्फेट, फॉस्फेट के बाद सल्फेट एंड जो होता है प्रोटीनेट्स, जो प्रोटीनेट्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे मेजर एनायन। अब बात करते हैं कि अपने जो ईच कंपार्टमेंट, बॉडी कंपार्टमेंट में जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, तो सिंपल पहले एक चीज़ देखते हैं कि जो मेजर आयन इन ECF एंड ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है मेजर रहता है। मेजरली इंट्रासेलुलर में रहता है पोटेशियम आयन अपना, और एक्स्ट्रा सेलुलर में रहता है हमारा सोडियम। ठीक है, ये आयन बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हेल्प करते हैं नर्व इम्पल्स जो आ रही है उसको कंडक्ट करने में, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन पोटेंशियल, या फिर कुछ भी जो सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रांसमिट करना। तो उसके लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एक बार देख लेते हैं कि इनका कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में किस तरह से है, क्या क्या रहेगा इसका। तो पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के साथ साथ हम ये देखते रहेंगे कि एक्स्ट्रा में कितना है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनका कंसंट्रेशन क्या रहेगा। तो बात करते हैं सोडियम की। जो सोडियम का नॉर्मल लेवल रहेगा सेल्स के बाहर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर वो रहेगा 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें मतलब सीधी सी बात है, क्या इंट्रावास्कुलर हो सकता है। ठीक है, मेजरली हम सीरम जो ब्लड की बात करते हैं कि कितना लेवल रहेगा सोडियम का, तो वो रहेगा 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और सेल्स के अंदर कितना रहेगा, तो सेल्स के अंदर रहेगा 10 टू 14 MEQ पर लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम के बाद पोटेशियम की। तो पोटेशियम सेल के जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहेगा वो रहेगा 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। साथ ही बात करते हैं हम कि सेल में कितना रहेगा, तो सेल में रहेगा 140 टू 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो हमने बात करी कि जो मेजर जो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल में पाया जाता है सेल के अंदर वो रहता है हमारा पोटेशियम। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोराइड की। तो क्लोराइड जो हमें सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना रहेगा, 98 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर की बात होगी। अब इंट्रा सेलुलर की बात करते होता 3 to 4 MEQ पर लीटर। क्लोराइड की बात देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट बाइकार्ब, बाइकार्बोनेट का लेवल देखते हैं। तो बाइकार्बोनेट जो एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा अपने ब्लड में वगैरह, तो वो लेवल रहेगा 24 to 31 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, और सेल के अंदर कितनी लेवल रहेगी इसकी? 7 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम की कि कैल्शियम का लेवल कितना रहेगा सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर। बात करते हैं अपन कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो रहेगा 8.8 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर का कंसंट्रेशन हो गया। अब बात करते हैं हम सेल्स के अंदर कितना रहेगा कैल्शियम, तो वो रहेगा लेस देन, सुनिएगा, लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सेल्स के अंदर की बात होगी। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें रहेगा 2.4 to 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो सेल्स के अंदर की बात करते हैं वो वेरी करता है, ठीक है, वेरिएबल रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है, हर एक सेल में अलग अलग रहता है फॉस्फोरस का लेवल। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, नेक्स्ट अपना जो रहेगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल अपने जो एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा ब्लड में वो रहेगा 1.8 to 3.6 mg पर DL। और बात करते हैं हम अपन सेल्स के अंदर की, तो वो अराउंड रहेगा 40 MEQ या 40 MEQ ऑलमोस्ट रहता है, 40 MEQ पर kg। कितना रहेगा? 40 MEQ पर kg। ये जो रहता है अपन जब देखा मोटे मोटे तौर पे कि इनका नॉर्मल लेवल रहेगा सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर वो कितना रहेगा वो हमने देख लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए कि सेल्स के अंदर जो रहेगा इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा और सेल्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है कंपार्टमेंट है उसमें इसका लेवल क्या रहेगा वो हमने देख लिया। अब हम इसमें से एक एक करके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या इसका इफेक्ट रहेगा, एक्सेस से क्या हो रहा है, डेफिसिट से क्या हो रहा है, क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या इसके में मैनेजमेंट रहेगा, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली बात करते हैं हम मेजर जो है पोटेशियम की, किसकी? पोटेशियम की। याद रखिए पोटेशियम बहुत ही अच्छी प्यारी ड्रग है जो कि प्राणघाती भी है, ठीक है। पोटेशियम को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो नॉर्मल लेवल आपको पता ही था कि नॉर्मल लेवल क्या है इसका, 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये बात करी हमने इसकी नॉर्मल लेवल की। फिर देखते हैं कि पोटेशियम का सोर्सेज क्या क्या रहता है, सोर्सेज, ठीक है, कैसे कैसे पोटेशियम हमें मिल सकता है। तो लाइक फूड सोर्स की बात करते हैं तो एवोकाडो, ठीक है, एवोकाडो हो गया, बनानास हो गए, और साथ में ही जो रहता है हमारा ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज। हालांकि ये क्वेश्चन आते नहीं लेकिन पता होना चाहिए, कोई कंडीशन दे दी कि पोटेशियम बढ़ा हो या घटा हो उसमें क्या डाइट देंगे या क्या डाइट नहीं देंगे, कौन सा फूड अवॉइड करेंगे, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइक फिश हो गए, फिश, टोमेटोज, ठीक है, कैरेट्स और स्पाइनैक। साथ ही हम इसमें जो है रेजिन्स और पोटैटोज, ठीक है, जो ये अपने कह रहे हैं ये फूड सोर्सेज है अपने, किसके लिए? पोटेशियम के फूड सोर्सेज है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कैसे हाइपरकैलेमिया होगा, कैसे हाइपोकैलेमिया होगा वो देखते हैं। तो पहली बात करते हैं हम, सबसे पहला रहेगा हमारा हाइपोकैलेमिया। बात कर रही है जो पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ब्लड में। एमिया, एमिया का मतलब ब्लड में पढ़ रहे हैं अपन, हाइपोकैलेमिया। तो लेवल लेस देन कितना रहेगा? 3.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर,
ठीक है। जब पोटेशियम का लेवल लेस देन 3.0 मिलीग्राम पर लीटर हो रहा है, दैट मीन जो पेशेंट की कंडीशन है वो किस में जा रही है, हाइपोकैलेमिक कंडीशन में जा रही है, ठीक है। और जो पोटेशियम का जो लेवल है एक्सेस भी लाइफ थ्रेटनिंग है और लोअर, ठीक है, डेफिशिट भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि अपने पूरे बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करता है अगर पोटेशियम का लेवल अल्टर्ड है, हाइपरकैलेमिक है या हाइपोकैलेमिक है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से पोटेशियम बॉडी से निकल चुका है। तो बात करते हैं एक्चुअल कॉज कौन कौन से रह सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स जो पोटेशियम को भी एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, तो यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स जो कि यूरिन के साथ सोडियम और पोटेशियम को भी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। बात करते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये आपको बताऊंगा मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कैसे पोटेशियम कम रहता है। ये जो अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें डिजीज आएगी एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड, जो मिनरल कॉर्टिकॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो लाइक एक और होता है कि अगर इंक्रीज हो गया सिक्रीशन, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है, जो किसमें दिखता है अपने कसिंग डिजीज में या कसिंग सिंड्रोम, उसमें देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया। उसकी वजह से कॉज हो सकता है। और क्या कॉज हो सकता है इसका पोटेशियम कम होने का, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, वॉमिटिंग डायरिया भी हो सकता है जिससे इसका पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, ठीक है। और बात करते हैं हम इसकी वुंड ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज भी कौन सा, स्पेशली जीआई सिस्टम से रिलेटेड कोई अगर वुंड ड्रेनेज लगा हुआ उसको, तो पोटेशियम का जो है अपना डेफिशिट हो सकता है, ठीक है। या पेशेंट को प्रोलॉन्ग नेजोगेस्ट्रिक सक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोलॉन्ग एनजी सक्शन, क्योंकि जो जीआई कंटेंट है वो पूरा सक्शन के थ्रू बाहर आ जाएगा और अंदर कुछ रहेगा नहीं, तो पोटेशियम की कमी हो सकती है। या फिर पेशेंट को कुछ किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज है कुछ, तो उसकी वजह से भी पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और पूरा विद यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा और पोटेशियम की डेफिशिट शो करेगा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं अपन, लो इनटेक ऑफ पोटेशियम, ठीक है, लो इनटेक ऑफ पोटेशियम विद डाइटरी सोर्स, डाइटरी फूड उसके साथ अपने नहीं लिया है, या फिर पेशेंट एनपीओ है, ठीक है, फास्टिंग में है, तब भी पोटेशियम का उसमें लेवल घटा हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि और क्या कॉज हो सकता है पोटेशियम कम होने का। तो एक और समझिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किन किन रीज़न से भी पोटेशियम का लेवल वो कम हो रहा है, लाइक एल्केलोसिस, एल्कलोसिस कंडीशन में भी पोटेशियम का लेवल कम होता है, ठीक है। और हाइपर इंसुलिनिज्म कैसे रहेगा देखते हैं। इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको शिफ्ट कराता है सेल्स में, साथ ही इंसुलिन ग्लूकोज को तो शिफ्ट कर रही है, ठीक है, साथ ही पोटेशियम को भी शिफ्ट आउट करता है सेल में। जब पोटेशियम और ग्लूकोज दोनों को सेल में डाल दिया है, दैट मीन ये रहेगा कि जो ब्लड में पोटेशियम लेवल था वो सेल में चला गया, तो ब्लड में पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। वही क्या कंडीशन है, हाइपर इंसुलिनिज्म, ठीक है। और क्या देख सकते हैं इसका कॉज अपन नेक्स्ट, वो देख सकते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। मैंने पढ़ाया था फ्लूइड में, फ्लूइड इम्बैलेंस में, कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, वाटर इंटॉक्सिकेशन बहुत बार आता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कम होता है क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये हमारा ब्लड है, इसमें 5 ग्राम कुछ चीज़ है, कुछ भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, पोटेशियम सोडियम वगैरह कुछ भी, और ये एक सॉल्यूशन या फ्लूइड है, ये सोडियम था हमारे पास या कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट था, ये पहले हमारे पास था 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर था हमारे पास। देन क्या हुआ, इसमें इसकी कंसंट्रेशन पे कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई ना बढ़ा ना घटा, क्या हुआ, इसमें फ्लूइड ज़्यादा आ गया, 1 लीटर की जगह आ गया 2 लीटर,
तो पहले जो इसका प्रोपोर्शन था कि 1 लीटर में 5 ग्राम जो चीज़ है वो सफिशिएंट है, इक्वल है, मतलब उनका कुछ इतना चेंजेस में नहीं आ रहा है कि कोई सिम्टम शो करेगा। लेकिन जो 1 लीटर था वो अब रिप्लेस हो गया 2 लीटर से। तो 1 लीटर के लिए 5 ग्राम इनफ था, लेकिन अब 2 लीटर के लिए 5 ग्राम इनफ नहीं है। इसने इसको घोल दिया, इसके सामने ये डाइल्यूशन टाइप में दिखता है। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन में भी दिखता है पोटेशियम का डेफिशिएट। ये पोटेशियम का भी हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो कॉज क्या रहा है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, और क्या कॉज आएगा, जो आईवी थेरेपी दे रहे हैं अपन, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, उसमें जो फ्लूइड है उसमें क्या है, पोटेशियम की कमी। तो उसकी वजह से भी हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हमारे कॉज देखे हमने। और क्या कॉज आ सकता है कि हाइपोकैलेमिक है, तो वही नो डायरिया वॉमिटिंग तो देख लिया, मेनली यही दिखता है जो से माइल्ड केसेस में दिखता है अपने को। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे एक एक करके देखते हैं। पोटेशियम का मेजर रोल होता है कि वही मैंने बताया कि कंडक्टिविटी। पोटेशियम जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी इसमें डिसफंक्शन होने के चांस रहेंगे, अगर बढ़ रहा है तो भी और घट रहा है तो भी। तो साइन एंड सिम्टम्स हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलेगा। थ्रेडी पल्स रहेगी, थ्रेडी पल्स। ठीक है, थ्रेडी पल्स के साथ साथ इरेगुलर पल्स भी रहेगी उसकी, इरेगुलर पल्स रहेगी। साथ ही वीक रहेगी पेरिफेरल पल्स, वीक पेरिफेरल पल्सेस। ठीक है, और पेशेंट में दिखेगा हमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, ये तो हो गया अपने के कार्डियोवास्कुलर में क्या चेंजेस रहता है, तो वो हमारा हो गया। देखिए, पोटेशियम अगर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हार्ट की जो रिदम है, जो हार्ट जो कंडक्टिविटी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा पोटेशियम के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि सिम्टम्स रेस्पिरेटरी में जैसे कि दिखेगा हमें को शैलो ब्रीथिंग, शैलो ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी वीकनेस, वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। बिकॉज क्या करता है कि जो पोटेशियम है वही एक्शन पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप में बहुत ज़्यादा, मतलब उनका मेजर रोल है। तो वही कि कंडक्टिविटी करनी है तो वो नहीं होगी जब पोटेशियम नहीं है, तो वही वीकनेस देखने को मिलेगी। और जो ब्रेथ साउंड है वो डिमिनिश्ड मिलेंगे, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड किस में देखने को मिल रहा है, ये हाइपोकैलेमिया में। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें पेशेंट में एंजाइटी दिखेगी, अगर पोटेशियम का लेवल कम है तो एंजियस दिखेगा पेशेंट। ठीक है, लेथार्जी रहेगा, और साथ ही कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा, और मे बी इन कोमा दिखेगा हमें हाइपोकैलेमिक में। ठीक है, और साथ ही जो स्केलेटल मसल्स है उसकी भी क्या देखने को मिलेगी हमें, वीकनेस, स्केलेटल मसल वीकनेस। ठीक है, और क्या रहेगा अपने को, क्रैम्प्स ये देखने को मिलेंगे। अब पोटेशियम की कमी हो रही है तो हार्ट का तो देख लिया हमने कि क्या क्या रह रहा है, रेस्पिरेशन में देख लिया। और एक और चीज़ होगा कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वो हमारे हो जाएंगे एकदम से हाइपो रिफ्लेक्सिया, हाइपो रिफ्लेक्स, उनमें रिफ्लेक्स कम हो जाएगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो कम हो जाएंगे, उसमें दिखेंगे नहीं। ठीक है, किस में होता है ये, हाइपोकैलेमिया में। बात करते हैं हम जीआई के सिम्टम्स की। तो देखिए, पोटेशियम क्या करता है कि कंडक्टिविटी में काम कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है जो जीआई की मोबिलिटी है, मोटिलिटी, मोटिलिटी उसको करेगा डिक्रीज। जब जीआई की मोटिलिटी डिक्रीज होगी, हाइपो एक्टिव होगा बॉल साउंड, हाइपो एक्टिव रहेगा, तो क्या दिखेगा हमें, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिक पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, साथ ही नोजिया, वॉमिटिंग, और नोजिया वॉमिटिंग के साथ साथ हमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन।
ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखा और पैरालाइटिक इलियस भी देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिक पेशेंट में। कौन सा? पैरालाइटिक इलियस। ठीक है, जो इलियस है वो पैरालाइटिक टाइप में हो जाएगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये हमने सिम्टम्स देख लिए। अब बात करते हैं लैब वैल्यूज़ या जो हम फाइंडिंग्स देखते हैं उसमें क्या क्या चेंज आता है। तो एक मेन चीज़ देखिएगा कि भाई पोटेशियम की डेफिनेशन, हाइपोकैलेमिक डेफिनेशन हमने ये दी है कि जो सीरम लेवल है वो लेस देन 3 MEQ पर लीटर होगा। तो हमें क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या दिखेगा? सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 30 या 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दिखेगा किसमें? हाइपोकैलेमिया में। और हम अगर देखते हैं ईसीजी चेंजेस, ईसीजी में क्या होगा? जो ईसीजी अपन देखेंगे उसमें एसटी, जो एसटी रहेगा वो कैसा रहेगा? एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड। ठीक है, एसटी सेगमेंट का होगा डिप्रेशन। ठीक है, फिर और क्या होगी? शैलो होगा। क्या होगा? शैलो एंड फ्लैट, शैलो एंड फ्लैट। ठीक है, और में भी क्या हो सकता है? इन्वर्टेड, इनवर्टेड। कौन सी? टी वेव। जो टी वेव है वो शैलो रहेगी, फ्लैट रहेगी और में भी इन्वर्टेड रह सकती है हाइपोकैलेमिया में। ठीक है, साथ में प्रोमिनेंट यू वेव। तो यू वेव कैसी रहेगी? प्रोमिनेंट। ये सारी ईसीजी मैं बताऊंगा आपको जब ईसीजी का सेपरेट टॉपिक लेंगे, तब किस टाइप से टी वेव अपने को शैलो इन्वर्टेड दिख रही है, एसटी कैसे डिप्रेस्ड हो रहा है, वो हम देखेंगे ईसीजी की क्लास में। ठीक है, तो अभी देख लीजिए कि हाइपोकैलेमिक की वजह से एसटी डिप्रेशन दिख रहा है। जो टी वेव है, टी वेव वो कैसी हो रही है? शैलो हो रही है, फ्लैट हो रही है और इन्वर्टेड हो रही है। और यू वेव कैसी रहेगी? प्रोमिनेंट। ठीक है, तो ये तो हमने बात की हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया में क्या रहता है कि मैनेजमेंट क्या करेंगे? ठीक है, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पोटेशियम कम हो रखा है, तो सबसे पहले तो इस मैनेजमेंट हमें ये देखना है कि क्लोज ऑब्जर्व करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन विद पेशेंट जो है हाइपो या हाइपर कैलेमिक है। और उनमें मोस्टली क्या देखते हैं हम? कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं। क्या करेंगे? कार्डियक मॉनिटरिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही रेस्पिरेटरी भी देखेंगे, न्यूरोमस्कुलर देखेंगे, जीआई असेसमेंट भी करेंगे, वो हमें देखना है। और साथ ही क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू देखेंगे मैनेजमेंट में, जो हमारा काम रहता है वो बता रहे, सीधी सीधी बात है। और अपन इसको एडमिनिस्टर करेंगे पोटेशियम। ठीक है, ओरली दे सकते हैं सप्लीमेंट्स या आईवी इन्फ्यूजन्स भी चलते हैं। पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं वो चलेगा। अब ओरल पोटेशियम ये रहता है कि ओरल जो पोटेशियम ड्रग रहेगा ओरल, तो ओरल पोटेशियम कॉज करता है नोजेटिक। थोड़ा ओरल जो सप्लीमेंट देंगे वो नोजेटिक होता है। ठीक है, तो उनको ये ध्यान रखना है कि जब भी ओरल पोटेशियम देंगे वो एम्प्टी स्टमक नहीं देना है हमें। ठीक है, एम्प्टी स्टमक नहीं देना है पोटेशियम ओरल सप्लीमेंट्स को, क्योंकि ये क्या कॉज कर रहा है? नोजिया कॉज कर रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, ठीक है, या जीआई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो जो है अपनी जो ये ओरल का अपने पोटेशियम थेरेपी इसको स्टॉप करना है। कब करना है? पेशेंट का नोजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, जीआई ब्लीड कॉज कर रहा है, या फिर क्या हो रहा है उसमें कि भाई पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, उस टाइम में हमें ओरल जो पोटेशियम थेरेपी है उसको बंद करना है। ठीक है, ये तो हो गया ओरल वाला। अब बात करते हैं आईवी। तो आईवी में ये रहता है कि ऐसे फ्लूइड हम एडमिनिस्टर करते हैं जिसमें पोटेशियम कंटेंट है। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड थेरेपी जिस पोटेशियम कंटेंट आईवी फ्लूइड थेरेपी, और साथ में क्या देंगे? आईवी पोटेशियम इन्फ्यूज़न। तो इसकी एक बात याद रखिएगा कि आईवी पोटेशियम इन्फ्यूज़न ये होता है कि एक जो एम्पूल आता है 10 ml का पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है, KCl का, वो रहता है हमारे पास 20 माइक्स का, 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का। ठीक है, अब पेशेंट को देते कैसे? और ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेवर बोलस और डायरेक्ट इंजेक्ट।
ठीक है, बोलस नहीं देना है उसको, ना SC देना है उसको, पोटेशियम कभी भी याद रखिएगा, ठीक है। IV बोलस तो भूल के नहीं देना, ना उसको IM देना है, ये हमेशा अवॉइड करना है। तो पोटेशियम हमेशा कैसे देते हैं हम, वाया इन्फ्यूज़न, ठीक है, और वो भी कैसा, डाइल्यूटेड, ठीक है, डाइल्यूशन होना चाहिए उसका, उसके साथ ही हम पोटेशियम को इन्फ्यूज़ करते हैं। अब पोटेशियम इन्फ्यूज़न में बताऊँ, हमारा प्रैक्टिकली नॉलेज भी बताते हैं तो भाई कि जो पोटेशियम करेक्शन रहता है वो अगर उसको पेरिफेरल लाइन है, पेरिफेरल IV लाइन है और सेंट्रल लाइन है, CVP लाइन है, तो कैसे रहेगा, अगर पेरिफेरल लाइन है तो नॉट मोर देन 10 MEQ पर आवर, 1 घंटे में 10 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं देना है, और सेंट्रल लाइन है तो नॉट मोर देन 40 MEQ पर आवर, एक नॉर्मल सा फिनोमेना रहता है, लेकिन हम देते हैं 20 MEQ पर आवर। और ये मानते भी है कि 20 MEQ जो हमने दिया है वो अराउंड जो ब्लड में पोटेशियम का लेवल राइज करता है 0.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक इंक्रीज करता है, कितना, 20 मिली इक्विवेलेंट जो 10 ml का एम्पुल है जो डाइल्यूशन के साथ देते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है जो रेज करता है पोटेशियम का लेवल 0.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ब्लड में रेज करता है। तो याद रखिएगा, पोटेशियम को कभी भी डायरेक्ट IV पुश नहीं करना है, बोलस नहीं देना है, ना ही उसको सब क्यू देना है, ना ही IM देना है, और मेन ये बात, इसको हमेशा डाइल्यूट करके ही देना, डाइल्यूशन में ही देना है इसको, साथ ही जिस भी बैग में या जिसमें भी दे रहे हैं ध्यान रखना कि प्रॉपर्ली वो डाइल्यूट हो गया है, कहीं पे लम्प्स बना हुआ नहीं, उसका एक जगह कलेक्ट नहीं हो रखा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके फिर देना है। और जिस भी अगर फ्लूइड के साथ दे रहा है तो फ्लूइड को लेबल्ड करना है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि पोटेशियम कैसे देते हैं, क्या रहता है, तो ध्यान रखना, बहुत ही पोटेशियम बहुत ही हाई रिस्क ड्रग है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कॉज कर सकती है। बात करते हैं हम हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, जो लेवल है मोर देन 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पहुंच जाता है सीरम में पोटेशियम का, वही क्या रहता है हमारा हाइपरकैलेमिया, ठीक है। हाइपरकैलेमिया समझ में आ गया। अब बात करते हैं, एक होता है सूडो हाइपरकैलेमिया, क्या होता है, सूडो, ठीक है, सूडो हाइपरकैलेमिया। इसमें क्या होता है, हम जो सैंपल लेते हैं ब्लड सैंपल वो इम्प्रॉपर तरीके से ले लिया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जो सेल्स है, ठीक है, ब्लड सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो रखी है, ठीक है, सेल्स ब्रेक डाउन है तो जाहिर सी बात है कि अगर सेल ब्रेक हो रही है तो क्या रिलीज होता है, पोटेशियम, और जो सैंपल्स की रिपोर्ट आएगी उसमें फॉल्सली पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ आएगा, यही होता है हमारा सूडो हाइपरकैलेमिया। तो इसमें क्या करना है हमें, ब्लड सैंपल जो लिया उसको डिस्कार्ड करो, ये जो भी है, अब क्या लेना है उसको अपने को रीविड्रॉ करना है सैंपल सही तरीके से, और रीअसेस करनी है रिपोर्ट्स को, क्योंकि इसमें सूडो हाइपरकैलेमिया में ओनली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में दिखता है कि पोटेशियम का लेवल बढ़ा या घटा है, लेकिन जो जो पेशेंट में सिम्टम्स है वो कुछ भी शो नहीं करेगा कि उसको हाइपरकैलेमिक है या हाइपोकैलेमिक है, वो क्या होता है, सूडो हाइपरकैलेमिया, ठीक है, ये समझ गए आप। अब बात करते हैं कॉजेज क्या क्या हो सकता है हाइपरकैलेमिया के, तो हाइपरकैलेमिया के कॉजेज, ठीक है। अब वही वाला सीन है कि एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक, ज़्यादा ले लिया है पोटेशियम, ठीक है, या उसको ओवर इंजेक्शन किया है उसने पोटेशियम का तो मान गए, और रैपिड इन्फ्यूज़न ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड्स, तो उसकी वजह से भी पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। और क्या रह सकता है, डिक्रीज्ड पोटेशियम एक्सक्रीशन, कि जो यूरिन के थ्रू या GI के थ्रू पोटेशियम बाहर निकलना था वो निकल नहीं पाया है, उसकी वजह से भी क्या पोटेशियम बढ़ा हुआ दिखता है। ओके, ये रह गया हमारा कॉज इसका हाइपरकैलेमिया का। और क्या कॉज हो सकता है कि जो हम पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हैं वो कौन सी है, पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स, कौन सी है, यूज ऑफ पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स,
हाइपोकैलेमिया क्यों हो रहा है? तो पोटेशियम निकाल रहा था, लेकिन ऐसे अपन डायूरेटिक्स दे रहा है जो पोटेशियम को कंजर्व कर रहा है या रिटेन कर रहा है, उनकी वजह से भी हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है। पेशेंट में किडनी डिजीज है, ठीक है, किडनी फंक्शनिंग नहीं कर रही है या फिर उसमें कुछ दिक्कत आ रखी है, तब भी पेशेंट में हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि पोटेशियम को बाहर निकालेगा नहीं और वो ब्लड में फैलता रहेगा, ब्लड में वापस पहुँच रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में ही रहेगा, वो क्या होगा, किडनी डिजीज में देखने को मिलेगा। और क्या होता है, एड्रिनल इनसफिशियंसी, ये एंडोक्राइन में आएगी डिजीज सारी, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें होता है ना एडिशन डिजीज होती है, एडिशन डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम का एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है, सोडियम को लेना होता है, तो उसमें क्या होता है कि पोटेशियम को वो बाहर ना निकाल के वापस ब्लड में भेजता है, ठीक है, वो होती है एड्रिनल इनसफिशियंसी डिजीज आएगी, मैं बताऊंगा उसके अंदर क्या रहता है। अगर ये भी हो रखा है पेशेंट को, एड्रिनल रिलेटेड कोई इनसफिशियंसी डिसऑर्डर हो रखा है, एडिशन सिंड्रोम या डिजीज हो रखी है, तो उसकी वजह से भी पोटेशियम एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो रहा है और बॉडी में वापस से अब्जॉर्ब हो रहा है। और क्या हो सकता है हाइपरकैलेमिया में, अब हाइपरकैलेमिया में ये कॉज रहा था, अब टिश्यू डैमेज हो गया बाई चांस, तो टिश्यू में क्या, सेल टिश्यू में क्या था, पोटेशियम था, तो टिश्यू डैमेज की वजह से भी हमें पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। पेशेंट में एसिडोसिस है तो भी पोटेशियम बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं अपन, हाइपर यूरेसीमिया हो रखा है, हाइपर यूरेसीमिया, तब भी हमें जो हाइपर कैलेमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अब ये है कि जब भी पेशेंट में पोटेशियम लेवल बढ़ा होता है तो उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या कराएंगे हाइपरकैलेमिक पेशेंट में, तो एक एक करके हम सिम्टम्स को देखते हैं। हालांकि सीधी सी बात है, अगर पेशेंट में पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो अपना सीधा टारगेट रहेगा हमारा हार्ट पे, तो कैसे रहेगी, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, उसको हमें सही करना है। और बीपी भी इसमें घटा रहेगा, लो बीपी रहेगा हाइपोकैलेमिया में, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेटरी में क्या रहेगी, स्केलेटल और मसल्स हैं उसमें कमी रहेगी, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट सिम्टम्स, ठीक है। और न्यूरोमस्कुलर में इसमें मसल ट्विचिंग होगी, ठीक है, क्रैम्प्स आएंगे, तो क्रैम्प्स, मसल ट्विचिंग देखने को मिलेगी। साथ में क्या रहेगा इसमें कि जो हाथ है, ठीक है, उनमें नमनेस देखने को मिलेगी, क्या रहेगी, नमनेस, नमनेस रहेगी इन हैंड्स, ठीक है। अब ये तो अगर लेट में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है कि भाई पोटेशियम ज़्यादा ही कम था, तो क्या हो सकता है, फ्लैसिड पैरालिसिस भी हो सकती है, क्या, पैरालिसिस भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। एक लीथल लेवल तक पहुंच जाए ना पोटेशियम के, एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा ही 7-8 तक पहुंच गया, तो पेशेंट में भी डेथ भी हो सकती है, कार्डियक कंडक्टिविटी ख़त्म होकर उसकी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है हाइपर कैलेमिक कंडीशन से, ठीक है। अब जीआई में देखते हैं, तो जब पोटेशियम ज़्यादा है तो उसकी क्या मोर्टलिटी, जीआई मोर्टलिटी इंक्रीज होगी, और साथ में क्या कॉज करेगा, डायरिया, डायरिया कॉज करेगा हाइपरकैलेमिया, साथ में हाइपर एक्टिव बॉल साउंड होंगे, कैसे होंगे, हाइपर एक्टिव बॉल साउंड, ये देखने को मिलता है। और ये सिम्टम्स मेन इसमें यही एक हाइपरकैलेमिक पेशेंट है तो उसमें इसी चेंजेस बहुत ही गंदे देखने को मिलेंगे, मैं बताऊंगा इसी चीज में क्या क्या चेंजेस रहते हैं वो देखेंगे हम। जैसे कि अब लैब वैल्यूज एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता चलेगा हमें, तो वही जो सीरम का पोटेशियम लेवल है वो मोर देन 5.0 देखने को मिलेगा इन ब्लड रिपोर्ट्स, ठीक है। और जो ईसीजी रहेगी, ईसीजी में क्या चेंज रहेगा, अब वहाँ पे हमने जो देखा था इसमें टॉल और जो पिक पे रहेगी टी वेव, टी वेव कैसे रहेगी, टॉल टी वेव, ठीक है, टॉल टी वेव पिक्ड, ठीक है, टॉल पी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। और फ्लैट पी वेव, कौन सी, जो पी वेव है वो कैसे रहेगी, फ्लैट, फ्लैट पी वेव रहेगी। और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा रहेगा, वाइड एंड क्यू आर एस ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। और साथ में जो पी आर है, पी आर इंटरवल,
जो पीआर इंटरवल है वो कैसा रहेगा, प्रोलॉन्ग। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हाइपरकैलेमिया में क्या ऐसी चेंजेस दिखेगा, हाइपोकैलेमिया में क्या ऐसी चेंज रहेगा। तो टी वेव जो टॉल पिक पे रहेगी, ठीक है, साथ में जो पी वेव है वो पी वेव कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी। साथ में जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स है वो वाइडन रहेगा, और जो क्यू आर जो पी आर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग रहेगा हमारे हाइपरकैलेमिया में। मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वही मैनेजमेंट में इसका अपन अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। अब मैनेजमेंट में नेक्स्ट जो बात करते हैं मैनेजमेंट, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर और केयर गिवर नर्स स्टाफ नर्स के बतौर हमें ये करना है कि क्लोज मॉनिटरिंग तो करनी है, क्लोज मॉनिटरिंग, ठीक है, अबाउट कार्डियक एक्टिविटीज़, ठीक है, कार्डियक मॉनिटरिंग उसकी करनी है आराम से, ठीक है। हमें पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो कार्डियक मॉनिटरिंग बहुत ही ज़्यादा अपन ध्यान में रखते हैं, और डिसकंटिन्यू करना है अगर कुछ आईवी थेरेपी चल रही है, कौन सी, विद पोटेशियम थेरेपी, उसको डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। और साथ ही अगर हम इसमें दे सकते हैं लाइक पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ, तो पोटेशियम को एक्सिट आउट करने के लिए एक होता है काइक्सालेट बोलते हैं, काइक्सालेट, जो क्या करता है पोटेशियम को बाइंड करके, लाइक के बाइंड जिसको बोलते हैं, के बाइंड, जो कि ओरली भी देते हैं, ठीक है। ओरली होता है जो कि पोटेशियम को बाइंड करके स्टूल के थ्रू बाहर निकालता है। और क्या होता है, सोडियम, जो काइक्सालेट का है नाम, सोडियम पॉलीस्टेरिन, पॉलीस्टेरिन सल्फोनेट, जो क्या करता है पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज करता है, डिक्रीज पोटेशियम लेवल, ठीक है। काइक्सालेट देंगे, साथ ही क्या देंगे उसको अपन, ऐसी डायूरेटिक्स देंगे जो पोटेशियम को बाहर निकाले। ये भी रहेगा नॉर्मल सा, लेकिन इस लिथल कंडीशन में हम अपन एंटी जो डायूरेटिक्स पे इतना नहीं करेंगे अपन कि हाँ कि डायूरेटिक्स का अपन वो एक्सपेरिमेंट कर दिया। इसके बाद क्या रहेगा, हाइपरकैलेमिक पेशेंट में हम क्या करेंगे, आईवी कैल्शियम देंगे, क्या देंगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट टू करेक्ट द ईसीजी चेंजेस, ठीक है, जो ईसीजी चेंजेस है उसको करेक्ट करने के लिए आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे हम। साथ में क्या देंगे हम इसे, सोडा बाइकार्ब टू करेक्ट द एसिडोसिस, टू करेक्ट एसिडोसिस कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद हमने काइक्सालेट दे दिया, ठीक है, जिसको हम सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट बोल रहे हैं, के बाइंड दे दिया, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया इसी चेंजेस को करेक्ट करने के लिए, सोडा बाइकार्ब दे दिया हमने जो करेक्ट कर रहा है एसिडोसिस को। और साथ में हम इसमें देते हैं आस्थालिन का नेबुलाइजेशन, आस्थालिन जो होता है अपना साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन। और आस्थालिन नेबुलाइजेशन के बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो होती है जीआई ड्रिप, जिसको बोलते हैं हम, क्या होता है हाइपरटोनिक क्या होता है हाइपरटोनिक, ग्लूकोज के साथ इंसुलिन देते हैं, क्या, हाइपरटोनिक ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। तो वही इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा हमारा, पोटेशियम शिफ्टिंग में हेल्प करेगा, पोटेशियम शिफ्टिंग में हेल्प करेगा। और जो इंसुलिन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल घट रहा है उसको जो ग्लूकोज है वो वापस मेंटेन करेगा। तो इंसुलिन ने क्या करा, पोटेशियम शिफ्टिंग में हेल्प करी टू डिक्रीज द पोटेशियम लेवल, ठीक है, तो डिक्रीज द पोटेशियम लेवल। और जो हाइपरटोनिक ग्लूकोज है वो क्या करा, इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज लेवल कम हुआ है बॉडी में उसको मेंटेन करेगा। ये मैनेजमेंट रहता है हमारा हाइपरकैलेमिया में। एक बार फिर से देख लीजिए हाइपरकैलेमिया में क्या क्या मैनेजमेंट रहेगा। तो हाइपरकैलेमिया है पेशेंट को, तो हम उसे काइक्सालेट देंगे, के बाइंड, ठीक है, जो अगर ओरली ले पा रहा है तो ओरली देंगे, अगर नॉर्मल लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो के बाइंड प्रेफर करते हैं हम। उसके बाद जो सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट देते हैं उसको टू डिक्रीज पोटेशियम लेवल। और आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, किस लिए, इसी चेंजेस को करेक्ट करने के लिए। सोडा भी काप देंगे टू करेक्ट द एसिडोसिस एंड
आस्तालिन या सल्बुटामोल का नेबुलाइज करेंगे अपन, और साथ ही जीआई ड्रिप देंगे। कैसे? हाइपोटोनिक ग्लूकोज के साथ हम देंगे इंसुलिन। इसकी वजह से पोटेशियम शिफ्टिंग बढ़ेगी। जो सेल में जो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम है, सेलुलर जो अपने ब्लड में है, वो जाएगा सेल्स के अंदर, ठीक है, वो इंसुलिन करेगा। और जो हाइपरटोनिक ग्लूकोज है वो हमारे जो इंसुलिन से जो ग्लूकोज की कमी हुई है उसको मेंटेन करेगा। ये रहेगा आगे हमारा पोटेशियम के बारे में। याद रखिएगा, पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क मेडिसिन है, हाई रिस्क ड्रग है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट नॉलेज इसको हैंडल नहीं करना है। अगर हैंडल कर भी रहे तो प्रॉपर हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है, कैसे इसको इन्फ्यूज़ करना है, क्या ऑर्डर्ड है, कौन सी लाइन लगी हुई है। अगर इसको पेरिफेरल दे रहे हैं हम, ठीक है, पेरिफेरल दे रहे हैं और वहाँ फ्लेबाइटिस दिख रहा है, फ्लेबाइटिस है या इनफिल्ट्रेशन है साइड पे, तो हमें थेरेपी को स्टॉप करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, और नया एक्सेस आईवी एक्सेस लेके वहाँ से आईवी थेरेपी स्टार्ट करनी है। ये पूरा हमारा डेटा रहा, जो पूरा क्लास रहा पोटेशियम के लिए था। आई होप कि आप पोटेशियम के बारे में समझ गए होंगे कि हाइपरकैलेमिक कंडीशन है या हाइपोकैलेमिक कंडीशन में कैसे कैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं और क्या इसका मैनेजमेंट रह रहा है। Thanks for watching!